हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। हम आज डिस्कस करेंगे 150 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही थी फार्मास्यूटिक्स के 15 एमसीक्यूज आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आने वाली सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मेरे साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए और अपने आंसर गेस करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फार्मास्यूटिक्स का आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोमेरिटिक्स पैरामीटर। कौन सा नीचे दिया गया जो कि माइक्रोमेरिटिक्स पैरामीटर नहीं है? क्या पार्टिकल साइज नहीं है, क्या बल्क डेंसिटी नहीं है, जेटा पोटेंशियल नहीं है, क्या सरफेस एरिया नहीं है? तो कौन सा नीचे दिया गया नहीं है माइक्रोमेरिटिक्स पैरामीटर? तो आंसर हो जाएगा जेटा पोटेंशियल। क्यों नहीं है जेटा पोटेंशियल? देखो, अगर हम माइक्रोमेरिटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स की और उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की। जैसे कि भाई स्मॉल पार्टिकल्स में क्या आएगी? पार्टिकल साइज आ जाएंगे, उसका सरफेस एरिया आ जाएगा, उसकी पोरोसिटी आ जाएगी, बल्क डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है, टैप्ड डेंसिटी आ जाएगी, फ्लो प्रॉपर्टीज आती हैं। जेटा पोटेंशियल इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जेटा पोटेंशियल एक माइक्रोमेरिटिक्स पैरामीटर नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल को शो करता है। इसमें हम ये देखते हैं कि स्लीपिंग प्लेन क्या है कोलॉइडल पार्टिकल्स के बीच में, कितना स्लिप हो जा रहे हैं, उनका स्लीपिंग प्लेन देखते हैं हम कोलॉइडल पार्टिकल्स के बीच में। और ये यूज किया जाता है सस्पेंशन और इमल्शन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए कि सस्पेंशन कितना स्टेबल है, इमल्शन कितना स्टेबल है। तो कोलॉइडल की स्टडी की जाती है, कह सकते हो कोलॉइडल पार्टिकल्स की स्लीपिंग स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रीजन फॉर टैबलेट मॉटलिंग इज। मेन रीजन क्या है टैबलेट की मॉटलिंग का? कलर माइग्रेशन है, पुअर लुब्रिकेशन है, हाई फ्राइबिलिटी है, या फिर कैपिंग है? तो टैबलेट मॉटलिंग का जो मेन रीजन है वो होगा हमारा कलर माइग्रेशन। अगर इवन टोन कलर नहीं है टैबलेट की जो कोटिंग हो रही है, देन टैबलेट मॉटलिंग को यूज किया जाता है। ठीक है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कलर का अगर होता है सरफेस पर टैबलेट की, तो उसके लिए मॉटलिंग यूज किया जाता है। मेन कारण क्या है? माइग्रेशन ऑफ डाई, कि डाई जो है जिस टाइम डाइंग हो रही है उसका माइग्रेशन हो जाए, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। कहीं भाई मान लो कोई टैबलेट है, कहीं तो बहुत डार्क कलर का पिंक हो रखा है, कहीं लाइट पिंक हो रखा है, तो आपको क्या लगेगा? शायद ये टैबलेट अच्छे से नहीं बनी गई है, हो सकता है एक्सपायर्ड हो, मन में डाउट आएगा। उसी चीज के लिए मॉटलिंग यूज की जाती है। पुअर लुब्रिकेशन यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि स्टिकिंग कॉज कर सकती है और पिकिंग कॉज कर सकती है, चिपचिपाहट कॉज कर सकती है। फ्राइबिलिटी, हाई फ्राइबिलिटी यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि टैबलेट्स की ब्रेकिंग के लिए यूज किया जाता है, चिपिंग के लिए यूज किया जाता है, ये कॉज कर सकता है। कैपिंग हम नहीं यूज कर सकते हैं, कैपिंग इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम पार्ट को अलग करता है, टॉप और बॉटम पार्ट को अलग करता है कैपिंग। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एयर एंट्रैपमेंट हो जाता है। हमने पिछले क्लास में इसका क्वेश्चन भी किया था, आपको याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच मिक्सिंग इक्विपमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कोहेसिव पाउडर। पूछा गया है कौन सा मिक्सिंग इक्विपमेंट है जो कि ज्यादातर सुटेबल होता है कोहेसिव पाउडर्स के लिए? वी ब्लेंडर्स, प्लैनेटरी मिक्सर्स, डबल कोन ब्लेंडर, या फिर हाई शेयर मिक्सचर? और आंसर हो जाएगा हाई शेयर मिक्सचर्स। तो कोहेसिव पाउडर्स क्या होते हैं? ऐसे बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि चिपक सकते हैं आपस में, क्योंकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी वजह से और वेंडरवॉल फोर्स की वजह से या फिर मॉइस्चर की वजह से, तो आपस में क्या हो जाएंगे? ये चिपक जाएंगे। और इन्हीं को दे रिक्वायर्स इंटेंस शियर एंड इम्पैक्ट, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, शियर प्रेशर लगाना पड़ता है उनको अलग करने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो सके। वी ब्लेंडर इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि वी ब्लेंडर अच्छे से काम करता है जब फ्री फ्लोइंग पाउडर की वर्किंग होनी है। प्लैनेटरी मिक्सर इसलिए यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये वेट मासेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ग्रेन्युलेशन का फॉर्मेशन है। ठीक है, डबल कोन ब्लेंडर हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वी ब्लेंडर्स की तरह है, फ्री फ्लोइंग पाउडर्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोज डंपिंग इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ। जो डोज डंपिंग है वो किसका सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है? इमीडिएट रिलीज टैबलेट का, कंट्रोल रिलीज सिस्टम का, सबलिंगुअल टैबलेट्स का, या फिर एफरवेसेंट टैबलेट का? और आंसर हो जाएगा कंट्रोल रिलीज सिस्टम। डोज डंपिंग कहने का मतलब है
भाई कंट्रोल रिलीज में क्या हो रहा है, कोई ड्रग है जो कि आप ले रहे हैं और वो धीरे 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 रिलीज हो रही है ना। लेकिन डोज डंपिंग का मतलब है कि वो धीरे धीरे रिलीज ना होकर वो एकदम से हाई क्वांटिटी ड्रग की रिलीज कर जाती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है डोज डंपिंग। तो ये सबसे ज्यादा ड्रॉबैक किसके अंदर है, कंट्रोल रिलीज में। तो डोज डंपिंग का मतलब है सडन अनइंटेंडेड, चाह नहीं रहे हैं, अनइंटेंशनली ऐसा हो रहा है और रैपिड रिलीज हो जाता है पूरी की पूरी डोज में से ड्रग का, ठीक है। और ये टॉक्सिक कॉज कर सकती है, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन में, और जिसकी वजह से क्या मिल सकता है हमें, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मिल सकते हैं। डोज डंपिंग के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो पॉलीमर की सही तरीके से कोटिंग ना होना डोज डंपिंग कॉज कर सकता है। ड्रग का अल्कोहल के साथ इंटरेक्शन की वजह से डोज डंपिंग हो सकती है। सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ना होना डोज डंपिंग को बढ़ा सकता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट है, मॉइस्चर है, ठीक है, ड्राई है, तो किस पीएच है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। किस तरीके का इन्वायरमेंट है ये भी डोज डंपिंग को बढ़ा सकती हैं। जैसे कि निफेडिपिन है, निफेडिपिन की जो एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन उसको मार्केट से इसीलिए विड्रॉल कर दिया गया था क्योंकि उसमें डोज डंपिंग देखी गई थी। ओके, याद रखना कभी क्वेश्चन आ सकता है कि डोज डंपिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल जिससे कि ड्रग को मार्केट से विड्रॉ कर दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा निफेडिपिन। इमीडिएट रिलीज टैबलेट इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो कि ड्रग क्विकली विद इन अ मिनट अपना ड्रग रिलीज कर दे। सबलिंगुअल हम नहीं यूज करते हैं क्योंकि इसका भी क्विक एक्शन होता है। एफरवेसेंट टैबलेट आपको सभी को पता है कि पानी में डाल के ही एकदम से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं और ब्रेक डाउन हो जाती है जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनुलेशन इंप्रूव, जो ग्रेनुलेशन है वो क्या इंप्रूव करता है, फ्लो प्रॉपर्टी, बायोएबिलिटी, सॉल्युबिलिटी या फिर ड्रग पोटेंसी, और आंसर हो जाएगा फ्लो प्रॉपर्टी। तो ग्रेनुलेशन इंप्रूव करता है क्या, फ्लो प्रॉपर्टी, कितना इजीली फ्लो हो रहा है वो ग्रेनुलेशन पे डिपेंड होते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रेनुल्स क्या होते हैं, वो लार्ज होते हैं, उसके बीच में जो डस्ट होती है डस्ट नहीं होती है, जब डस्ट नहीं होगी तो फ्रिक्शन नहीं होगा, और ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, इजीली यूनिफॉर्म पार्टिकल्स हैं जो कि इजीली फ्लो कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ग्रेनुलेशन डज नॉट चेंज सॉल्युबिलिटी, पोटेंसी और इनहेरिटेंट बायोएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज्ड इन ऑस्मोटिक पंप टैबलेट, कौन सा पॉलीमर है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है ऑस्मोटिक पंप टैबलेट के लिए, इथाइल सेल्यूलोज, जिलेटिन, स्टार्च या पीवीपी। OROS मैंने बताया भी था OROS के बारे में, तो चलिए बताइए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पॉलीमर का कौन सा यूज किया जाता है ऑस्मोटिक पंप टैबलेट में, आंसर हो जाएगा इथाइल सेल्यूलोज। देखो ऑस्मोटिक पंप जो टैबलेट्स हैं उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। पहला होता है कोर, कोर मतलब जो बिल्कुल कोर मतलब सेंटर पॉइंट जिसके अंदर ड्रग होती है और उसके अंदर ऑस्मोटिक एजेंट होता है। तो कोर है, इसके अंदर क्या है, ड्रग भी है और ऑस्मोटिक एजेंट भी है। फिर होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि क्या करती है, कंट्रोल करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, कंट्रोल करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जा रही है तो बॉडी में हमारा क्या है, वाटर है, तो वाटर के एंट्रेंस को रोकती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पॉलीमर से बनती है। और तीसरा होता है ऑरिफिस जो कि लेजर ड्रिल्ड है जिसको बोलते हैं, और ड्रग सॉल्यूशन होता है इसमें, और सस्पेंशन कह सकते हो जो कि एग्जिट करता है कंट्रोल मैनर को। ऑरिफिस क्या करता है कि कितनी देर में इसका टाइम ड्यूरेशन होना है, कितनी देर में ड्रग को रिलीज होना है ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू। सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका था, इथाइल सेल्यूलोज का। क्यों, इसका रीजन है, देखो पहला तो रीजन ये है कि वाटर इनसॉल्युबल है, तो वाटर इनसॉल्युबल है इसका मतलब वाटर इनसॉल्युबल है लेकिन वाटर वेपर्स के लिए परमिएबल है। दूसरा प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड परमिएबिलिटी, ऐसा नहीं है कि जाके बस परमिएबल हो गया, कंट्रोल्ड परमिएबिलिटी है, धीरे 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 धीरे। तीसरा केमिकल स्टेबल है, कोई नुकसान नहीं है, नॉन टॉक्सिक है, और ज्यादातर यूज किया जाता है कोटिंग में, तभी ये ऑस्मोटिक पंप टैबलेट्स होती हैं। ओके, जिलेटिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि जिलेटिन क्या है, वाटर सॉल्युबल है और इजीली डिसॉल्व हो जाती है।
दूसरा स्टार्च, स्टार्च हमारा क्या है, डिसइंटीग्रेंट है या फिर फिलर है, और पीवीपी हमारा क्या है, एज अ बाइंडर है या फिर सोल्यूबलाइजर है, जो बाइंडर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम मैट्रिक्स टैबलेट इज, मेन मैकेनिज्म क्या है ड्रग रिलीज का मैट्रिक्स टैबलेट से, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, आयन एक्सचेंज है या फिर एड्सॉर्प्शन है। द मेन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज का मेन मैकेनिज्म क्या है मैट्रिक्स टैबलेट से, आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन। क्यों, देखो तो सबसे पहले अगर हम देखें कि मैट्रिक्स टैबलेट्स क्या होती हैं, तो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होती हैं पॉलीमर मैट्रिक्स में, और पॉलीमर मैट्रिक्स हमारा हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है और हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है। और जब ये किसी फ्लूइड के एक्सपोजर में आते हैं तो फ्लूइड क्या करता है, पेनिट्रेट करता है मैट्रिक्स को, ठीक है, ड्रग डिसॉल्व होती है पोर्स के थ्रू अंदर, और ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो जाता है बाहर, मैट्रिक्स से बाहर निकल जाता है। और यही डिफ्यूजन जो है, ये जो डिफ्यूजन है ये पॉलीमर नेटवर्क के थ्रू होता है, जो कि मेन मैकेनिज्म है इसका। बात समझ में आ गई, ओके शाबाश। दूसरा इसका आंसर ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने इसका मैकेनिज्म देखा ऑस्मोटिक पंप सिस्टम का। आयन एक्सचेंज का आंसर नहीं होगा क्योंकि ये आयन एक्सचेंज रेजिन्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि सस्टेन रिलीज लिक्विड फॉर्मुलेशंस के लिए। एड्सॉर्प्शन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि रेफर किया जाता है एडहेशन ड्रग मॉलिक्यूल के लिए, ड्रग मॉलिक्यूल को एडहेस करने के लिए सॉलिड सरफेस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ एक्सप्लेन एरोसोल स्प्रे फॉर्मेशन, विच लॉ एक्सप्लेन एरोसोल स्प्रे फॉर्मुलेशन, कौन सा लॉ जो है वो एरोसोल स्प्रे फॉर्मुलेशन को एक्सप्लेन करता है। कहने का मतलब जो एरोसोल में जो फुसफुस करते हैं उसमें कौन सा लॉ लग रहा है, सीधी सी बात है। तो रॉल्स लॉ लगता है, बॉयल्स लॉ लगता है, डाल्टन्स लॉ लगता है, या फिर आइडियल गैस लॉ लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइडियल गैस लॉ, ठीक है। तो आइडियल गैस लॉ क्यों, सबसे पहले तो हम एरोसोल की फंक्शनिंग देखते हैं, क्या कैसे होता है। एक प्रोपेलेंट होता है, ठीक है, जो कि द प्रोपेलेंट एग्जिस्ट पार्शियली इन लिक्विड फॉर्म। तो जो प्रोपेलेंट है जो कि लिक्विड में पार्शियली रहता है, ठीक है, और फॉर्म बनाता है एक छोटे छोटे वेपर्स को। तो जैसे ही वॉल्व ओपन होगा, जैसे ही हम वॉल्व हटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा। तो जैसे ही प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर इनसाइड द बॉटल है वो ज्यादा लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो हमारे बाहर का प्रेशर है उससे ज्यादा। तो जो वेपर फेज है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। तो जैसे ही हमने लिक्विड को पुश करा, जो प्रोपेलेंट मिक्स है उस मिक्सचर में, उस लिक्विड में, वो एज अ स्प्रे एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और जो अंदर का प्रेशर वो बहुत ज्यादा है। और अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि आइडियल गैस लॉ का फॉर्मूला क्या है, तो PV = nRT। रॉल्स लॉ इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि जो वेपर्स हैं उसका जो प्रेशर होगा वो कम होगा सॉल्यूशन में। बॉयल्स लॉ इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि पार्शियली अप्लाइज होता है एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में, ठीक है। बट ओवरऑल स्प्रे फॉर्मेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय कंप्लीट आइडियल गैस लॉ, ठीक है। पार्शियली अप्लाई होता है लेकिन आइडियल गैस लॉ के थ्रू अच्छे से ये एक्सप्लेन किया गया है। डेल्टन्स लॉ इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर को एक्सप्लेन करता है, गैसेस के मिक्सचर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोटिंग इज यूज्ड फॉर कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, विच कोटिंग, कौन सी कोटिंग को यूज किया जाता है अगर कोलोन में ड्रग डिलीवरी करनी है। मतलब टारगेट है कहाँ, कोलोन पे ड्रग को टारगेट किया गया है कि कोलोन पे ड्रग डिलीवरी होना चाहिए, तो कौन सी कोटिंग करेंगे जिससे वो ड्रग डायरेक्ट जाके कोलोन को टारगेट करे। एंटेरिक कोटिंग, टाइम डिपेंडेंट कोटिंग, पीएच सेंसिटिव कोटिंग या फिर शुगर कोटिंग। और आंसर इसका बहुत पेचीदा है, तो आंसर है इसका पीएच सेंसिटिव कोटिंग। क्यों, क्योंकि कोलोन का पीएच अलग है, स्टमक का पीएच अलग है, इंटेस्टाइन का पीएच अलग है, इसीलिए पीएच सेंसिटिव कोटिंग को हम कोट करेंगे ताकि वो डायरेक्ट कोलोन में जाके डिलीवर हो जाए। तो कोलोन टारगेट
ड्रग डिलीवरी क्या है? जो ड्रग है वो रिलीज होती है कहां पर? कोलोन में। और अगर कोलोन की बात की जाए तो कोलोन का पीएच कितना है? 6.8 टू 7.5। पीएच सेंसिटिव पॉलीमर्स जैसे कि यूड्रागिट एस, नाम ध्यान रखिएगा, यूड्रागिट एस, ये पीएच सेंसिटिव पॉलीमर है। इसको ये हमारे स्टमक के जो पीएच होता है उसमें बिल्कुल सही रहता है, उसमें उसका कोई नुकसान नहीं होता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में का पीएच कितना है? 5 से 6.5, लेकिन ये यहां से पूरा क्रॉस होके जाकर कहाँ डिजोल्व होता है? हमारे कोलोन में एट द पीएच 6.8 टू 7.5। तो इसकी पर्टिकुलर साइट क्या है? कोलोन है। एंटेरिक कोटिंग हमारा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है एसिडिक इन्वायरमेंट को जो हमारे स्टमक में होता है। तो स्टमक में ये एंटेरिक कोटिंग ड्रग जो है वो कोलोन के लिए नहीं है, बस वो बचाती है कि गैस्ट्रिक के जो एसिड हैं उसमें ये ड्रग हम डैमेज ना हो जाए। टाइम डिपेंडेंट कोटिंग, रिलीज ड्रग आफ्टर प्री डिटरमाइंड लैग टाइम। जो ये ड्रग है टाइम डिपेंडेंट कोटिंग, ये लैग टाइम के अकॉर्डिंग रिलीज होती हैं। और शुगर कोटिंग ड्रग्स हैं, ये तो टेस्ट मेकिंग के लिए यूज की जाती हैं, जैसे कि कड़वी दवाइयां, उनको अच्छा सा टेस्ट देना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू फ्री फ्लोइंग पाउडर बाय स्प्रेइंग इनटू हॉट एयर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड फ्री फ्लोइंग पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है, किसके थ्रू? स्प्रेइंग के थ्रू इनटू हॉट एयर। ठीक है, हॉट एयर स्प्रेइंग के थ्रू। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? लायोफिलाइजेशन कहा जाएगा, स्प्रे ड्राइंग कहा जाएगा, कोएसरवेशन कहा जाएगा, या फिर फ्लूइडाइजेशन कहा जाएगा। और आंसर हो जाएगा स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग बोला जाता है तो ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है, चाहे वो सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, चाहे सस्पेंशन की फॉर्म में हो, चाहे इमल्शन की फॉर्म में हो, वो ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फ्री फ्लोइंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है बाय स्प्रेइंग इट इनटू अ हॉट एयर स्ट्रीम। एप्लीकेशन की बात की जाए तो ड्राइंग थर्मोलेबाइल ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, इनहेलेबल पाउडर्स के लिए यूज किया जाता है, माइक्रो एनकैप्सुलेटेड फॉर्मुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। लायोफिलाइजेशन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि फ्रीज ड्राइंग का एग्जांपल है, क्योंकि फ्रीजिंग इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या होते हैं? सॉल्वेंट्स को रिमूव करते हैं, सब्लिमेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, और ये बेस्ट है लायोफिलाइजेशन थर्मोलेबाइल और मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स के लिए। कोएसरवेशन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि टेक्निकली जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन है वो कोएसरवेशन प्रोसेस में आते हैं। और फ्लूइडाइजेशन नहीं होगा इसका आंसर क्योंकि फ्लूइडाइज्ड बेड को यूज किया जाता है कोटिंग के लिए, ग्रेनुलेशन के लिए और ड्राइंग प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सपोजिटरीज? कौन सा नीचे दिया गया सपोजिटरीज का एडवांटेज है? ये अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, रैपिड डिसइंटीग्रेशन हो जाता है इसका स्टमक में, पैलेटेबिलिटी इंप्रूवमेंट होती है, या फिर स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे। और आंसर हो जाएगा अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि सपोजिटरीज क्या होती है? रूम हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे ये क्या हो जाती हैं? ये हमारी बॉडी में एंटर करती हैं। तो सपोजिटरीज क्या है? रेक्टल के थ्रू, वेजाइनल के थ्रू, यूरिथ्रल रूट्स के थ्रू हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती हैं। ठीक है, और ड्रग एब्जॉर्ब होती है लोअर रेक्टम से हमारे डायरेक्ट ब्लड में। ये बाईपास करता है लीवर को और अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। ये सबलिंगुअल की हमारे पास सपोजिटरीज की हमारे पास की प्रॉपर्टीज हैं। रैपिड डिसइंटीग्रेशन इन स्टमक सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सपोजिटरीज स्टमक में नहीं जाती हैं भाई, सपोजिटरीज हमारे रेक्टल वेजाइनल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करती हैं। पैलेटेबल इंप्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट हैं ओरल डोजेस फॉर्म के, जैसे कि टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, च्यूएबल हैं, सपोजिटरीज नहीं इंक्लूड होता है इसमें। स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, जो सपोजिटरीज हैं वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रह सकती हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएंगी? मेल्ट हो जाएंगी। वो तो बॉडी टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जा रही हैं, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम स्टीरेट इन टैबलेट इज? मेन फंक्शन पूछा गया है किसका? मैग्नीशियम स्टीरेट का टैबलेट के अंदर।
टैबलेट के अंदर मैग्नीशियम स्टीरेट क्यों ऐड किया जा रहा है? बाइंडर की तरह यूज किया जा रहा है, लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जा रहा है, ग्लाइडेंट की तरह यूज किया जा रहा है, या फिर डिसइंटीग्रेंट की तरह यूज किया जा रहा है? और आंसर हो जाएगा लुब्रिकेंट की तरह। तो मैग्नीशियम स्टीरेट को टैबलेट में यूज किया जाता है ताकि लुब्रिकेशन बढ़ जाए। मैग्नीशियम स्टीरेट हमारा क्या है? हाइड्रोफोबिक पाउडर है, ठीक है, जो कि फ्रिक्शन को कम करता है टैबलेट और डाई वॉल के बीच में, ठीक है, जिस टाइम कंप्रेशन हो रहा है ताकि वो ऊपर जाके चिपक ना जाए वॉल पे। ये स्टिकिंग पिकिंग टैबलेट्स को भी रोकता है, आपस में चिपकने से रोकता है, और ताकि इसका स्मूथ इजेक्शन हो जाए, टैबलेट जिस टाइम प्रेस हो रही है वो इजीली निकल जाए, इसीलिए क्या यूज किया जाता है? मैग्नीशियम स्टीरेट को यूज किया जाता है। कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? 0.25 से लेकर 2% वेट बाय वेट रहेगी। अगर इसे ज्यादा यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन स्लो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हर चीज की एक वैल्यू है, तो उस वैल्यू को मेंटेन करना पड़ेगा मैग्नीशियम स्टीरेट की 0.25 से 2% वेट बाय वेट। बाइंडर्स का काम यहां पर नहीं है, क्योंकि बाइंडर्स क्या करते हो? तो बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ग्रेडियंट हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि इंप्रूव करते हैं पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को, और डिसइंटीग्रेंट क्या करते हैं? डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करते हैं किसी टैबलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन आर यूज्ड इन फॉर्मुलेशन 2। जो साइक्लोडेक्स्ट्रिन है उसको फॉर्मुलेशंस में यूज किया जाता है काय बात के लिए? इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स, डिक्रीज डिसोल्यूशन, एक्ट एज बाइंडर, या फिर एज अ डाइल्यूएंट। और आंसर हो जाएगा इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स। जो ड्रग्स सॉल्युबल नहीं है या फिर पुअरली सॉल्युबल है, उन ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं हमारे साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स। और साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स क्या है? हमारे साइक्लिक ओलिगोसैकेराइड्स है। ये क्या हमारे? साइक्लिक ओलिगोसैकेराइड्स है, जो कि हाइड्रोफोबिक कैविटी अपने अंदर रखते हैं और हाइड्रोफिलिक आउटर सरफेस रखते हैं। भाई अंदर तो क्या है? हाइड्रोफोबिक है और ऊपर हाइड्रोफिलिक है। तो जब ड्रग मॉलिक्यूल फिट हो जाता है हाइड्रोफोबिक कैविटी में, तो आउटर हाइड्रोफिलिक सरफेस जो होता है वो वाटर के इंट्रैक्शन में आता है, ठीक है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और डिसोल्यूशन भी हमारा बॉडी के अंदर जाना बढ़ जाता है। ये इंप्रूव करते हैं। इसका फायदा क्या है? ओरल बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जो ड्रग्स पुअरली सॉल्युबल है उन ड्रग्स को ब्लड में पहुंचाना इजी कर देते हैं। वोलेटाइल और जो सेंसिटिव ड्रग्स हैं उनको स्टेबल कर देती हैं। ड्रग का जो इरिटेशन है, जो अनप्लीजेंट टेस्ट है, उसको भी स्टेबलाइज करती हैं। डिक्रीज डिसोल्यूशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइक्लोडेक्स्ट्रिन क्या करती है? इंक्रीज करती है डिसोल्यूशन को। यहाँ लिखा है ना कि बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा रही है, तो डिसोल्यूशन को साइक्लोडेक्स्ट्रिन क्या करती है? बढ़ा देती है, डिक्रीज नहीं करती हैं। बाइंडर की तरह यूज नहीं करते हैं और एज अ डाइल्यूएंट भी यूज नहीं करते हैं। तो साइक्लोडेक्स्ट्रिन कोई ऐसा एजेंट नहीं है, ऐसा कोई साइक्लोडेक्स्ट्रिन एक ऐसा कोई पॉलीसेकेराइड नहीं है जिसको हम टैबलेट में एज अ एडिटिव यूज कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीज ड्राइंग कंसिस्ट ऑफ। जो फ्रीज ड्राइंग है कंसिस्ट ऑफ क्या बताता है? हीटिंग ड्रग टू ड्राइनेस बताता है, सब्लिमेशन ऑफ आइस अंडर वैक्यूम बताता है, सिंपल इवेपोरेशन बताता है, या फिर स्प्रे ड्राइंग बताता है। तो फ्रीज ड्राइंग क्या बताएगा? अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन किया है, आई होप आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। तो आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन ऑफ आइस अंडर वैक्यूम। तो फ्रीज ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं? लायोफिलाइजेशन बोलते हैं। ये हमने इसका क्वेश्चन कर चुका है। तो फ्रीज ड्राइंग को लायोफिलाइजेशन प्रोसेस है जो कि ड्राई, थर्मोलेबाइल और मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है। फायदा क्या है? तो ये ड्रग की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, पोरस करता है, रैपिडली डिसॉल्विंग पाउडर प्रोड्यूस करता है, इंजेक्टेबल्स, वैक्सीन्स और बायोलॉजिक्स, जो बायोलॉजिकल्स हैं उनके लिए यूज की जाती हैं फ्रीज ड्राइंग। हीटिंग ड्रग टू ड्राइनेस इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी हीटिंग में डिग्रेड थर्मोलेबाइल ड्रग्स, ये क्या करती है? थर्मोलेबाइल ड्रग्स को खराब कर देती हैं। सिंपल इवेपोरेशन आंसर नहीं होगा, क्योंकि इवेपोरेशन होता है हमारा लिक्विड से जो वेपर्स में कन्वर्ट होती हैं, सॉलिड आइस से वेपर में नहीं, लिक्विड से वेपर। और स्प्रे ड्राइंग नहीं होगा क्योंकि लिक्विड इज ऑटोमाइज्ड इनटू हॉट एयर टू ड्राई पाउडर। स्प्रे ड्राइंग हमने अभी पढ़ा था कि जो हॉट एयर है उसको ड्राई पाउडर में कन्वर्ट करता है, ना कि आइस अंडर वैक्यूम। ओके, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ एंट्रिक कोटिंग इज। अब बताना है एंट्रिक कोटिंग का पर्पस क्या है। मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया है। मास्क टेस्ट,
प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड, एनहांस डिसोल्यूशन इन स्टमक, या फिर इम्प्रूव फ्राइबिलिटी। और आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही सोचा होगा आपने, प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड। मैंने बताया भी था अभी एक्सप्लेन करते करते कि जो एंटरिक कोटेड ड्रग्स हैं उनको इसीलिए यूज किया जाता है कि जिस टाइम ये ड्रग्स हमारे स्टमक में जाए, स्टमक एसिड इनका कुछ ना बिगाड़ पाए। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक एसिड से। तो एंटरिक कोटिंग ड्रग्स क्या है, पीएच सेंसिटिव पॉलीमर से कोट किया जाता है, चाहे वो टैबलेट हो चाहे कैप्सूल, उसको उससे कोट किया जाता है। फंक्शन क्या है, तो प्रिवेंट करता है ड्रग को स्टमक में रिलीज होने से, और इंश्योर करता है कि स्टमक से पास होने के बाद इंटेस्टाइन में डिसॉल्व हो जाए, और इंटेस्टाइन का पीएच 5.5 टू 7.5। ठीक है, एप्लीकेशन की बात की जाए तो ड्रग अनस्टेबल होता है एसिडिक कंडीशन में, जैसे कि ओमिप्राजोल है, और ड्रग इरिटेट कर सकती है जो स्टमक लाइनिंग को, उनके लिए यूज किया जाता है, ताकि जैसे कि एस्प्रिन है, एनसेड्स है, वो क्या कर सकती है, वो गैस्ट्रिक एसिड को और ज्यादा बढ़ा सकती है, तो इसीलिए उनके लिए एंटरिक कोटिंग ड्रग्स को प्रिपेयर किया जाता है। मास टेस्ट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मास टेस्ट में बहुत बार बता चुकी हूँ, टेस्ट को एनहेंस करने के लिए यूज किया जाता है, शुगर कोटिंग की जाती है। एनहेंस डिसोल्यूशन स्टमक, ये नहीं डिसोल्यूशन से बचाता है हमारे स्टमक में, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इम्प्रूव फ्राइबिलिटी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि रिलेटेड होता है टैबलेट की स्ट्रेंथ से, ना कि पीएच सेंसिटिव पॉलीमर्स या फिर एंटरिक कोट से। तो यहाँ पर हमारे 15 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं आज के सेशन में। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और सब्जेक्ट के, और हम 150 एमसीक्यूज की जो सीरीज शुरू हो रखी है उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते रहें, आप लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल को, और हमारा जो पेज है फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।